आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिन्हें विश्व भर में लोग बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल आइकॉन एंटरप्रेन्योर मानते हैं। वेदांता के चेयरमैन हैं, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी ऐसे भी हैं जो उन्हें मानते हैं कि ये बिहार से निकले एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी अपने आप अपनी तकदीरें लिखी, और बल्कि जिनके लिए खास एक पंक्ति कही जा सकती है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन ऑफ वेदांता, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग। Thank you very much to Times Now and Times Now भारत, और आपसे स्पेशली, आप तो आइकॉन हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हमें ऐसा अवसर मिला कि आपके साथ बातचीत करें और टाइम्स नाउ के साथ बातचीत करें। हम लोग कभी बिहारी बोलने में मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हरदम गर्व ही महसूस हुआ कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां किसने पैदाइश नहीं ली है। चंद्रगुप्त मौर्य से बात कर लीजिए तो अपने गुरु गोविंद साहब की बात कर लीजिए, बुद्धा की बात कर लीजिए, आप महावीर की बात कर लीजिए, जयप्रकाश नारायण की बात कर लीजिए, सीता जी की बात कर लीजिए। उस बिहार की आप बात कर रहे हैं, और उस बिहार का मैं शख्स हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें बहुत बड़ी अच्छाई है। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति जी, तो मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं बिहार का हूं। आप बिहार के हैं और बिल्कुल फक्र से आप कहते हैं आप बिहार से हैं, और ये फक्र होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को ये फक्र होना चाहिए कि मैं किस राज्य का हूं, किस देश का हूं। लेकिन अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये फक्र हमेशा हमें ऐसे होता था? क्या हम इतना प्राउड फील करते थे, या एक दौर है अब जिससे हम गुजर रहे हैं जहां वापस ये सेल्फ प्राइड, एक सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा से हर हिंदुस्तानी महसूस करने लगा? देखिए, हिंदुस्तान कितने सालों पहले की बात है, 150 साल पहले 23% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान था। हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं, हम कहीं भी तलवार निकाल के झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास तलवार हरदम रहती है। लोगों को मालूम रहता है कि हमारे पास तलवार है। तो ये समय का चक्र है, धूप छाव आती रहती है। आज हिंदुस्तान का समय आ गया है। अभी तक हम लोग इंटरनली देख रहे थे, हमारे मोदी जी की वजह से हम पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हो गए। हम हिंदुस्तान ही नहीं हुआ, हिंदुस्तान के लोग भी हो गए। जिस हिंदुस्तान की कॉस्ट, हिंदुस्तानी की कॉस्ट कम होती थी, जिनकी साख कम थी, आज वो साख ऊंचाइयों पे जा रही है। चाहे वो आप राजनीतिक पहलू ले लीजिए, चाहे आप व्यापारिक पहलू ले लीजिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटेजी पहलू ले लीजिए, उसमें सबसे पहले हिंदुस्तानी का ही नाम आता है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हम मोदी जी की वजह से हम पूरे विश्व विख्यात भी होते जा रहे हैं। ये आप आज कह रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आया है, और बहुत से लोग सोच रहे थे कि हवाएं दूसरी तरफ की चल पड़ी हैं, लेकिन एक आंधी आई जिस दिन वोटों की गिनती हुई, और उस आंधी में सब कुछ उड़ के रह गया। आप ये जो कॉन्वर्सेशन, ये एक नैरेटिव के हवाएं बदलने वाली हैं, हवाओं का रुख बदलने वाला है, वो एक नैरेटिव चला था, और उसके बाद अब जो ये आंधी मोदी के नाम की आई है, इसको कैसे देखते हैं? हम लोग आस पे जीते हैं, और हम लोग जो है, हम लोग इम्पेशेंट लोग हैं। हमारे युवा बाहर वाले लोग नहीं है कि वो 10 साल 20 साल वेट करते हैं। ये युवाओं की जीत है। युवा समझ गया कि अब उनको
आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए एक लीडर चाहिए, एक आदमी लीड करने वाला चाहिए, वो मोदी है। तो आप जब कहते हैं अब देश में अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं 7.6% जीडीपी ग्रोथ। लोग कहते हैं कि विश्व में ऐसी कोई भी आर्थिक स्थिति नहीं है किसी भी देश की कि इस तरह के ग्रोथ रेट्स वो पोस्ट करें, स्पेशली पोस्ट कोविड पीरियड में। आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस सक्सेस स्टोरी को बयान करते हैं और कुछ लोग हैं भारत के अंदर ही जो हमेशा कहते हैं कि ये देश नीचे चले जा रहा है, यहाँ लोगों के पास नौकरी नहीं है, यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। उनको क्या ये स्टोरी नजर नहीं आ रही? आप इकोनॉमिक लेवल पर आपसे बेहतर कौन समझेगा कि भारत की स्टोरी क्या है? देखिए, मोदी जी खुद भी बोलते हैं, हम लोग भी समझते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्रिटिसिज्म होगा ही और उस क्रिटिसिज्म से हम लोग और तैयार होते हैं। हमारे दारा सिंह जो थे वो मार खाते थे, मार खा के वो तैयार होते थे। तो ये तो रुख है, रुख चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप देखिए, कभी हमने सोचा भी नहीं था $4 ट्रिलियन आज के दिन हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है। आज हमारे युवाओं, ये सारी आस की बात है ना, आज एस्पिरेशनल। देखिए हमारे यहाँ आज जो लड़कियों को जो एक स्वाभिमान, एक उनको लगा कि हमारे लिए भी आस है। पूरी दुनिया में खाली 10% लड़कियां हिंदुस्तान में काम करती हैं, औसतन 30% लड़कियां पूरी दुनिया में काम करती हैं। सब लड़कियों को आस हो गई है, हमें कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा, हम घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। देखिए, आप मान के चलिए 15 साल की उम्र में लोगों को लैपटॉप मिल जाएगा, एक स्मार्टफोन मिल जाएगा, एक स्कूटी मिल जाएगी। वो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए। आज वो दिन आ गया है कि मोदी जी के राज में आप वर्चुअल एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। हमारी लड़कियों की हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जा सकें, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वर्चुअल सारा डिजिटल होगा और लड़कियां आगे बढ़ेंगी। लड़कियां आगे बढ़ती हैं तभी साम्राज्य आगे बढ़ता है। बहुत सही कहा आपने। और मोदी जी के इन चुनावों के नतीजों में ये साफ है कि महिलाओं ने बहुत वोट दिए हैं। कम से कम 10% ज्यादा वोट बीजेपी को दिए हैं, मोदी जी की पार्टी को दिए हैं, उनकी लीडरशिप को दिए हैं, दूसरे पार्टी से कंपेयर करें तो। लेकिन अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की बिहार से, आप मुंबई आए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग करने के लिए। वहां से यहां तक का जो आपका सफर था, उसके मेन कॉर्नरस्टोन्स क्या हैं? एक तो आग थी दिल में कि कुछ कर गुजरना है, और थिक स्किन थी। किसी ने मारा भी, दुत्कारा भी, भगा भी दिया, फिर भी खड़े रहे। कहीं ना कहीं हमारे बिहारियों में एक है, हम लोग किसी न किसी तरह से चीज को पटा लेते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करके उसको निकाल लेते हैं। तो ये मैंने उसको छोड़ा नहीं। अगर कहीं भी मैं गया, बंबई भी आया, तो लोगों को मेरे दादाजी कहते थे कि निभ जाना और निभा लेना, पीठ ठोक के काम करा लेना। ये छोटी छोटी बातों से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। परेशानियां तो इतनी आई जिसका हिसाब नहीं है। इतनी रोमांचक पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है, और मेरे लिए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। मैं तो कुछ हुई नहीं। आप हमारे युवाओं में आज जो शक्ति है, आज जो युवाओं में जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है, उनकी जो नॉलेज है, हमारे टाइम में हम लोग खाली झूठी बोलते थे। आज का युवा झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलता है। हमारे टाइम में हम लोग अनहेल्दी थे, आज सारे हमारे युवा हेल्दी हैं। तो मेरे को तो लगता है आने वाले दिनों में जो हमारे जो युवा हैं पूरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बात बताई कि ऑनलाइन
जिस चीज में वो चाहते हैं, दुनिया छोटी हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं लाइवलीहुड वो खोजेंगे, लेडीज खोजेगी। एंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे हमारे पास क्या है हिंदुस्तान में? इसे एंटरप्रेन्योरशिप है, अपॉर्चुनिटी है, इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अमेरिका में हम लोग बोलते थे। अमेरिका में भी जो, अमेरिका और इंडिया में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे यहाँ खाली एक ही फर्क है, हमारे यहाँ संस्कार भी है। हम माता पिता रहते हैं तो उनके पैर छूते हैं, बड़े बुजुर्ग देखते हैं उनके पैर छूते हैं। ये हमारे जो संस्कार हैं वो हमारा प्लस पॉइंट है। इन सब बातों को देखते हुए आज चाइना प्लस, चाइना और रशिया की कोई बात ही नहीं करता है, हिंदुस्तान की बात करता है। इसमें हमको लगता है कि हमारे युवाओं को आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि युवाओं को जगह काम मिले। हम युवाओं को एंटरप्रेन्योर नहीं बोल के को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक को एंटरप्रेन्योर होता है, जो एंटरप्रेन्योर के साथ लगता है। अकेले एंटरप्रेन्योर तो कुछ कर नहीं सकता है, उसके साथ लोग चाहिए, वो ये सारे के सारे लोग जुड़ेंगे। तो लोग चाहिए तो ठीक है, लेकिन एक वातावरण भी चाहिए, एक बिजनेस के साथ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने कहा था कि अगर स्टेबिलिटी ना हुई 2024 में तो इंडिया की डेवलपमेंट में एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी कंपनी ने पिछले 8 सालों में 3.5 लाख करोड़ का टैक्स दिया है। अब ये टैक्स तो आपने दिया है, ये देश की तरफ एक फर्ज भी है, लेकिन दूसरी तरफ आज बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का क्या होगा। 18 बिलियन तक आप आए, पर अब आपका डेट एक कंसर्न एरिया है। हाउ बिग अ चैलेंज इज दिस फॉर यू? 1% का भी कोई चैलेंज नहीं है। अनिल अग्रवाल आज तक अपने वादे और अपना कमिटमेंट कभी भी खराब नहीं होने दिया है। और हम जिस बिजनेस में हैं, हम सारी उसी बिजनेस में हैं जिस बिजनेस में आना बहुत मुश्किल है। जिस चीजों को हम इंपोर्ट करते थे, नॉर्मल तो सारा काम करता है, कुछ ऐसा काम करें जो कि असंभव काम हो, और वो सारे असंभव काम किए। तेल बनाना, एल्युमिनियम बनाना, कॉपर बनाना, सेमीकंडक्टर बनाना, ग्लास बनाना, ऑप्टिकल फाइबर बनाना। तकलीफें तो आती रहेंगी, कुछ फिर हम भगवान तो है नहीं, दिल में इच्छाएं हैं, लेकिन गवर्नेंस में कभी फेल नहीं होते हैं। तकलीफ आरा में होती रहती है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर, मेरे लोग, मेरी बैंकें मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ी हुई हैं। एक बिहार का लड़का एक बक्सा लेके हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरता है, खाली इसी भाव से कि मेरे को अपनी कंपनी लिस्ट करानी है, क्योंकि मैं बंबई में लिस्टिंग मेरी है, उसकी वैल्यू 40 करोड़ की होती है, वो घट के 20 करोड़ हो जाती है। कभी ये रेट आ जाती है, कभी वो रेट आ जाती है। बीवी बच्चों को पटाया करके लंदन पहुंचे, खाली ख्वाब था कि वहां पे पूल ऑफ फंड है, और मेरी बीवी जो खाना बनाती थी और सब लोगों को बुला के खिलाती थी, और लोग खाना खाने आते थे, कोई सलाह देने नहीं आता था कि हमें चलते चलो। और आप विश्वास रखिए, 3 साल में 35 बिलियन डॉलर हमने इकट्ठे किए। मैं वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे न कैसे किस मुश्किलों से मैं पहुंचा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा। मैंने कहा मेरे को आपका साथ चाहिए, आप अच्छे शब्द मेरे बारे में बोल देंगे तो दुनिया में मेरे को लोग पहचानेंगे। उन्होंने सबको बुलाया। उस समय हमारे लॉ मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर होकर डेथ हो गई, अपने अरुण जेटली जी थे, और कई मिनिस्टर थे। उनको बोला ये लड़का अच्छा है, इसको हमको मदद करनी चाहिए। हमारे जसवंत सिंह जी थे, उनको बोला ये लड़का ठीक है, इसको हमको मदद करनी चाहिए। ये सब जब हम लोग परसुएसिव आदमी हैं, बिहार के आदमी हैं, सिंपल बात करते हैं, लोग साथ देते हैं। और सारा का सारा पैसा मैं कहीं भी लगा सकता था, लेकिन मेरा दिल था कि मेरे को, क्योंकि मैं बचपन में शेयर टैक्सी में 8 लोगों के साथ बैठ के बाबूजी के साथ में रेणुकूट जाता था, 1 ट्रक माल लेने के लिए। मैं बाबूजी को बोलता था एक दिन 4 आदमी बैठ के हम लोग एम्बेसडर में बैठेंगे, ऐसा मेरा ख्वाब था। और ऐसी जब फैक्ट्री मैंने देखी, एक फैक्ट्री ऐसी मेरी भी होनी चाहिए, और सपने पूरे हुए।
तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये खाली मेरा ख्वाब नहीं है, हर युवा का ख्वाब है। ये है कि हर आदमी को अलग अलग हिसाब से बनाया गया है, हर आदमी की अलग अलग डीएनए है, हर आदमी की अलग अलग एक उसकी कैपेबिलिटी है। उसी कैपेबिलिटी को उभारने का टाइम आ गया है। अनिल अग्रवाल जी, क्या आज ऐसा वातावरण है कि कोई हाथ पकड़ के कहेगा कि ये भारत का लड़का है, ऐसे करो? आजकल तो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि लोग कह देंगे कि अगर कोई आपकी मदद करेगा सरकार में तो कह देंगे सूट बूट की सरकार है। एक तरह से एक विपक्ष की तरफ से प्रहार रहता है हमेशा कि अगर आपने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प की तो आप सूट बूट की सरकार हैं। वेल्थ क्रिएशन पर कभी ना कभी एक सवालिया निशान लगाया जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स अगर अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब गरीबों की जेब से निकालकर अमीरों को दिया जा रहा है। इस पूरे रवैये को आप कैसे देखते हैं, नैरेटिव को कैसे देखते हैं? ये पुराने पुराने दुख हैं लोगों के। लेकिन आप जैसे हम लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमको सम्मान से देखा जाता है कि नहीं ये वेल्थ क्रिएटर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर होंगे, सबसे पहले हम ही लोगों को बुलाते हैं, आगे करते हैं, कोई भी राय मशवरा होती है वो करते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, यही बातें हैं। तो कहीं ये तो बीत ना जाए रहना। अभी हिंदुस्तान का टाइम आया है, युवाओं का टाइम आया है, मोदी जी का टाइम आया है। जो 4-5 चीजें हम लोग जो करना चाहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जो हमारे एक ही चीज समझ में आती है, एंटरप्रेन्योर 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 एंटरप्रेन्योर। जितना उनको साथ देंगे, स्टार्टअप को जो मोदी जी ने साथ दिया है, सबका विकास सबका साथ, आत्मनिर्भर भारत। हमारे हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में हर चीज बनाते हैं, यहां भी बनाएं, लोग साथ दें, बैंक वाले उनका साथ दें। डेमोक्रेटिक कंट्री में मोदी जी ने भी कहा है, धीरे धीरे, गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, उनका तो काम है कि लोगों की देखभाल करना। वो कहीं दुनिया में नहीं है, वो धीरे धीरे भी कम होगा और हो रहा है। और हम लोग ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब लोग भी, जो हमारे जो आईएएस ऑफिसर है वो इतने सक्षम है। अब मेरी विश्वास मानिए, मैं पूरी दुनिया में काम किया हूं, जो अफसर की नॉलेज और जो ज्ञान और जो चतुराई हमारे आईएएस ऑफिसरों में है, कहीं किसी में नहीं। उनको भी कंफर्ट देना पड़ेगा कि आप कोई डिसीजन लेंगे तो कुछ भी आपके खिलाफ नहीं होगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि लोग कहेंगे कि ये देखो मोदी भक्त है और ये मोदी सरकार इसको इसीलिए सपोर्ट करती है, और आप मोदी जी के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, तो आपका भी एक ऐसा नैरेटिव बनेगा कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कंपनी पर इस वक्त परेशानियां हैं? परेशानियां तो आती रहती हैं, और परेशानी क्यों नहीं आएगी? परेशानियां तो अपने इस शरीर में जन्म लिया है तो शरीर की परेशानी भी आती है, परिवार की भी आती है, व्यापार की भी आती है, लेकिन मन साफ है। लेकिन हम जो हमारे लीडर है उसकी अगर तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे भाई? हम लोग जेपी आंदोलन में थे, कदम कुआं में रहते थे, खड़े होकर आंदोलन किया था। हम लोग हार्डिंग पार्क में जाके हल्ला गुल्ला करते थे क्योंकि वो हमारे लीडर थे उस समय के। आज हमारे मोदी जी हमारे लीडर हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे तो किसके बारे में बोलेंगे? चुप बैठे रहेंगे? उनके नाम से तो हम रोशन हैं। लेकिन बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स पॉलिटिकल मामलों में थोड़ा सा सावधान और चुप रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो सभी लोग अच्छे हैं। मैं तो जानता हूं, मैं बिहारी आदमी हूं, जो दिल में है वो जबान पे। क्या हो जाएगा? मारपीट कर लेंगे, बंद कर देंगे, उठा लेंगे, पटा लेंगे, लेकिन जो बात सही है वो तो सही है ना। तो ये जो एक खबरें चलती रहती हैं कि आप डीमर्जर करेंगे, 6 डिफरेंट कंपनीज बनाएंगे, इसमें बहुत से गवर्नमेंट क्लियरेंसेस लगेंगे, क्या इस वजह से आप मोदी सपोर्टर हैं? ये भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। हम तो वेल्थ क्रिएटर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 50% पैसा तो इंपोर्ट में चला जाता है। वो 50% पैसा अगर हम बचा लें तो हम हर बच्चे को, आज
आज आदमी की मानसिक शक्ति क्या होती है? अगर पेट में खाना नहीं है तो उसका माइंड काम नहीं करता है। उसके बच्चे अगर स्कूल में नहीं जा रहे उसका माइंड काम नहीं करता है। उसको गैस का सिलेंडर के पैसे नहीं है उसका माइंड काम नहीं करता है। उसके पास घर नहीं है, घर चूर रहा है, उसका माइंड काम नहीं करता है। उसके बच्चे बीमार हैं, उसकी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, उसका माइंड काम नहीं करता है। ये 5-7 चीजें जो मोदी सरकार ने आगे बढ़ाई हैं, अगर ये पूरी हो जाएं तो क्या माइंड काम करेगा? क्योंकि पेट भरा हुआ है, तब लोगों में जोश आएगा, तब लोग काम करेंगे। और ये सरकार पे हर आदमी को विश्वास है कि ये चीजें होंगी। 2024 का भी चुनाव आ रहा है, आपको लगता है इस देश के मुद्दे क्या होने चाहिए? इस चुनाव में जनता क्या देख रही है और राजनीतिक दल क्या देख रहे हैं? राजनीतिक दल का तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं बिहार से हूं, राजनीति बचपन से देखी है, लेकिन वो तो चर्चाएं होती रहती। बिहार बहुत जरूरी है। 13 पर करोड़ आपने तो इन्वेस्ट नहीं किया बिहार में। मैं कहां से करूं? झारखंड ही अलग कर दिया। अब झारखंड में ही सारा माल पड़ा हुआ है, वहां से यहां लाओ। मैंने कितनी बार कहा कि भाई गंगा जी में आप जहाज चलाओ जो कि बंदरगाह तक जाएं, जहां की माल लेके जाएं। मैं फिर भी रात दिन आदमी वहां बैठा के रखा हूं। कम से कम हमारे यहाँ रात दिन धूप, हमारे छठ की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? कि सूरज भगवान की पूजा करते हैं। वहां पे हमारे यहाँ सोलार का एक है, मैंने आदमियों को भेजा है। ये आप समझ लीजिए टाइम की बात है। टाइम 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं और वो सब लोग बाय एंड लार्ज मोदी जी पर विश्वास है, लेकिन वो कुछ देखना चाहते हैं। कि सब लोग नौकरी खोजने के लिए बाहर जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे घर में कोई कारोबार हो। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में लैंड अवेलेबल, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है लैंड की। आज चाइना प्लस कैसे बन सकता है? क्योंकि उद्योग लगे। वर्ल्ड का बेस्ट उद्योग इंडिया में लग सकता है, उसके लिए लैंड चाहिए। मैंने कहा है कि लैंड में बिचौलिए जो है आगे लैंड को लेने नहीं देते। 7 बार है, सारा डिजिटलाइज हो गया है। ऑटोमेटिक जिसको जो लैंड लेनी हो प्राइस दे, अगर सामने वाला तैयार है तो ऑटोमेटिक उसको लैंड मिल जाए। ये लैंड एक्विजिशन बिल आप ही की तो देन है। नहीं, हमारी तो हम तो ईश्वर की देन है सारी। एनसीएलटी में 15,000-12,000 कंपनियां बंद हैं। सारी दुनिया में यही है कि ये नहीं देखा जाता है जो भी हाईएस्ट बिड आए, शो मस्ट गो ऑन। ये नहीं कि बंद करके 5 साल बंद करके बढ़े। आज कोई काम बंद हुआ, एनसीएलटी का मतलब ही था कि उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, ऐसे आदमी को लाया जाए जो कि काम को आगे बढ़ाए। 3-4 ही चीजें हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम सेमीकंडक्टर बनाएं, हम ग्लास बनाएं। एक नेचुरल रिसोर्स में तेल हम अपना बनाएं। जमीन के अंदर में जो हिंदुस्तान में धन है पूरी दुनिया में नहीं है, और ये एंटरप्रेन्योर ही निकाल सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को पूरी जितना विश्वास करेंगे एंटरप्रेन्योर पे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे को गिल्ट फील होता है लाइफ में, एक यही होता है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री मैंने नहीं लगाई। तो ये सपना कब साकार होगा? जैसे ही कोई, क्योंकि हमारे पास शेयर होल्डर के पैसे हैं, बैंकों के पैसे हैं, उनको मेरे को सही जगह ही लगाना पड़ेगा, सही टाइम पे ही लगाना पड़ेगा। और सबको मालूम भी है, ये बहुत कम दिनों की बात है। नीतीश कुमार जी वहां चीफ मिनिस्टर हैं और काफी देर से हैं, सुशासन बाबू कहा जाता है उन्हें। अब भी आपको लगता है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज कम है इन्वेस्टमेंट की? नहीं, अपॉर्चुनिटी, मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में उनका रॉ मटेरियल सारा झारखंड में है और वो दूसरे राज्य में है। यहां से वहां या लाना, उनमें अलायंस नहीं है, वो आपस में तालमेल नहीं है। तो हम लोग उस चक्कर में नहीं जाना चाहते, लेकिन आंखें और एकदम चौखट पे बैठे हुए हैं कि जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बिहार से निकला हुआ आदमी मुंबई गया, फिर लंदन में रहता है, तो क्या हाव भाव, रहने का तरीका अंग्रेजों जैसा हो जाता है लंदन में रह के, या आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भारत और बिहार से जोड़े रखती हैं?
आप कितना समय वहां रहते हैं, कितना समय यहाँ रहते हैं, खाने में क्या पसंद है, किस तरह से ये नाता और रिश्ता बनाए रखते हैं? ज्यादा तो मैं वहीं रहता हूं, लेकिन यहां से जुड़ा रहता हूं। लेकिन कभी आप मेरे को वहां के इंस्टीट्यूशन में बात करते हुए देखिए, अंग्रेजों को आप भूल जाएंगी। ईश्वर की कृपा हो जाती है उस समय, वो आके मेरे गले में बैठ जाता है। उनकी भाषा, हम लोग तो खाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हैं, लेकिन उनके साथ हमको 2 घंटे तक खाते ही रहना पड़ता है, वो भी हम खाते हैं। तो वो जैसा देश वैसा भेष, वहां के लोग भी बहुत आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। मैं उनका इंडेटेड भी हूं कि वहां पे आज तक 30 साल हो गए, कोई हमारे यहाँ कोई इंक्वायरी आई हो, कभी कोई, मैं बड़ा टैक्स भी भरता हूं, कोई 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 किसी ने पूछा भी हो, इज्जत भी है, तो अच्छा भी लगता है। और हिंदुस्तान से तो पूरे टच में रहते हैं। वहां बैठ के काम करें, चाहे बंबई बैठ के काम करें, वहां इसलिए गए क्योंकि वहां पैसा मिल गया। हिंदुस्तान में एक बिहारी आदमी को पैसा शायद नहीं मिलता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जनरली है, 1-2 जनरेशन लगते हैं। हम इम्पेशेंट थे, ईश्वर की कृपा थी, वहां पहुंच के वहां गए, वहां पैसा मिला। लेकिन पैसा को हमने वहां बोल के लगाया कि हम हिंदुस्तान में लगाएंगे। हिंदुस्तान में बाल्को ली, हिंदुस्तान जिंक लिया, सेसा गोवा ली, केन एनर्जी ली, 22 कंपनियां ली। 22 की 22 कंपनियां आज प्रॉफिट में चल रही। और हमारे यहां बाय एंड लार्ज 1 लाख लोग काम करते हैं। कोई यूनियन, बाय एंड लार्ज यूनियन नहीं है, सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। मेरे को घर वाला समझते हैं। ये ईश्वर की कृपा लगती है। 22 कंपनियां आपने ली। आज जो लोग कहते हैं आपके यहाँ डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, डेट की प्रॉब्लम है, तो क्या ये बहुत तेज, बहुत जल्दी ग्रो करने का नतीजा है? और आप कह रहे हैं अगर सब प्रॉफिट में है तो ये डेट प्रॉब्लम है क्यों? नहीं, ये डेट इक्विटी है। ये अगर आप पूरा देखेंगे तो डेट कुछ है ही नहीं। हमारी डेट टोटल $12 बिलियन है और हम प्रॉफिट $5 बिलियन करते हैं। कुछ है ही नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा हुआ है कि फॉरेन वाली कंपनी में डेट है, और फॉरेन वाली हिंदुस्तान में कानून है कि कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। यहां से पैसा वहां नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि जितने भी मीडियम क्लास कंपनियां हैं, जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, वो कंट्रोल रखती हैं, वो सब खुलने वाला है, तो हम पैसा नहीं भेज सकते। हम डिविडेंड के हिसाब से पैसा भेज सकते हैं। तो वो ही एक बात है। वो डिविडेंड भी बहुत है, और हमको लगता नहीं है कि हमारी कंपनी कुछ ही सालों में डेट फ्री हो जाएगी, और ये कंपनियां ऐसी रहेंगी। मैं कंपनी जो मेरा सपना है, मैं क्या सपना देखता हूं? मैं सपना यही देखता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसा बने जो 500 साल तक रहे, और ये मेरी फैमिली नहीं चलावे, फैमिली वाले मेरे बच्चे लोग और आगे बढ़े, और ये कंपनी जो है, मेरा जितना धन है वो लोगों के काम में आए। स्पेशली 3 काम। पहला काम नंद घर, जिसमें कि 7 करोड़ बच्चे, जो 20 साल पहले आपने शुरू किया था 5 नंदघरों से, आज 6000 हैं जी, और 13 लाख बनाने। और मैं इसको मोदी जी ने नाम आशीर्वाद से बात की, आगे बढ़ाया, हिम्मत की। स्मृति ईरानी जी, मैं उनका नाम भूल नहीं सकता। उन्होंने भी बहुत मदद की, क्योंकि ये आसान काम नहीं था, सबका सहयोग चाहिए था। ये आगे बढ़े, 7 करोड़ बच्चों को खाना मिले, संस्कार मिले, पढ़ाई मिले। हमारी औरतें इतनी सक्षम हैं, 16, 17, 18 साल में शादी हो जाती है, 3, 4 बच्चे हो जाते हैं, कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड हैं। हर लेडीज पे हमने ट्राई किया है, उनमें क्षमता है। भगवान ने डीएनए हिंदुस्तानी औरत में डिफरेंट बनाया है। उनको जो भी काम सिखाया उन्होंने सीखा है। तो ईश्वर कृपा करे कि ये काम मैं करूं, मरते समय पैसे वाला नहीं बनूं तो ऐसा हाथ छोड़ करके कोई आसक्ति नहीं रहे। ईश्वर की कृपा से सबको दिया और आगे बढ़े। 20 साल में आप 5 से 6000 तक आए, ये 13 लाख तक कब तक जाएगा? और जिस तरह आपने कहा कुछ सालों में मैं अपनी कंपनी को डेट फ्री कर दूं, इसका क्या टाइमलाइन बनाया है? क्योंकि आपकी फितरत जिस तरह से लगती है, आप अपने लिए कोई ना कोई गोल सेट करते रहते हैं। तो इन दोनों के लिए क्या गोल्स हैं आपके, और किस तरह से काम करना चाह रहे हैं?
ये कंपनी हिंदुस्तान की कंपनी है, हिंदुस्तान का नाम आएगा तो वेदांता का नाम आएगा, यही मेरी इच्छा है। आप जैसे मंदिर में जाते हैं और साफ दिखता है, वैसा के वैसे ये कंपनी है, और आने वाले दिनों में 2 साल में 1 साल में डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। जरूरत है नहीं है वो बात अलग, वो बात अलग है, लेकिन आगे इस कंपनी की प्रोग्रेस, मैं एक एक शेयर होल्डर, एक एक मेरा जो मेरे को लोन देता है, मैं बाहर से लोन नहीं लेना चाहता, क्योंकि लोग लालच बहुत होता है, ऊंचे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसमें हमको तकलीफ होती है। आने वाले दिनों में हमारी कंपनियां ही इतना धन कमाएंगी कि बाहर से इंपोर्ट बंद हो जाएगा, लोकल काम बनने लगेगा। हम जो भी कंपनी बनाते हैं वो कंपनी, हम डायरेक्ट कोई माल नहीं बेचते हैं, 1000 कंपनियां हमारी कंपनियों से चलती हैं। ये सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होती है। मैं सब इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलता हूं कि जिस सिंपल रहो, लोगों से मिलके रहो, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वैसे रहो, साधारण घर में रहो, साधारण गाड़ी पर चढ़ो, उससे आप लोगों से जुड़ जाएंगे। आज आप देखिएगा, मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूं, 3 साल के अंदर में 65% लोग मिडिल क्लास में हैं, वो 60% लोग सब मिडिल क्लास में आने वाले हैं। सबको वॉशिंग मशीन चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको रेफ्रिजरेटर चाहिए, सबको स्कूटी चाहिए, सबको लैपटॉप चाहिए। 2000 से $5000 जीडीपी होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आपने जीवन में एक तरह से आग में तप कर, तपस्या कर इतनी बड़ी कंपनी बनाई, आज के जो युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उन्हें आप क्या सीख देंगे? उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमारे टाइम में तो आज उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है हमसे। हमारे टाइम में तो कुछ भी हो जाता था, कोई जानता नहीं था। आज तो सब कैमरे उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनको तो और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। उनको तो उनके माँ बाप देख रहे हैं, उनके दोस्त देख रहे हैं, उनको पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया देख रहा है, सब जगह। हमारे टाइम में हमको कौन देखता था? मान लो रात में खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, 4 दिन घर में नहीं आया तो पूछता ही नहीं था, 5वें दिन का खुजाहट होती थी, कहाँ हो? माता पिता नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता था, मोहल्ले में घूम रहे हैं, किसका सो गया होगा भाई। 400 रुपए में माँ को मिलते थे। हमारी जैसे माँ तो कोई थी नहीं, जो 4 बच्चों को संभाला, पढ़ाया, बड़ा किया। हमने तो 14 साल की उम्र तक कभी जूते भी नहीं पहने, हवाई चप्पल ही पहनी। और ये नहीं कि मैं को, जितना खुश मैं था, जितना स्ट्रांग मैं था, मेरे को लगता नहीं कि और कोई बच्चा इतना खुश रह सकता हो। तो वो सिंपल लाइफ की खुशी और आज बड़ा आदमी बनने के बाद कैसे कंपेयर करते हैं? बड़ा कोई बोलता तो समझ में आता है, नहीं उसको समझ में नहीं आता है। वो उस समय नाटक करना पड़ता है। जब मेरे को बड़े आदमी से बात मैं करता हूं, लेकिन वापस आता हूं तो वही हाथ से खाना खाना, वही ठाकुर जी की सेवा करनी, वही अपनी बिहारी भाषा बोलनी, वो है। बाय एंड लार्ज ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य को ध्यान रखना पड़ता है, आसपास ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वो करना पड़ता है, बट ज्यादा फर्क नहीं आया है। 2 चीज है कि मच्छर नहीं दिख, थोड़े से मेरे को खराब लगते हैं, मच्छर नहीं हो और टॉयलेट थोड़ा साफ हो, बस 2 चीज रहे तो मैं कहीं भी रह सकता हूं। तो इतनी सिंपल, बस इतना सा ख्वाब है। 2 चीज चाहिए कि बिना मच्छर। खाने में आज भी लिट्टी चोखा कुछ याद आता है, या वो 5 कोर्स 7 कोर्स मील ज्यादा अच्छा? 5 कोर्स उसको ऐसा खाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। लेकिन आप बोले खाएंगे क्या? देखिए, बढ़िया चावल, उसना चावल चाहिए, माड़ निकाला हुआ, और दाल बढ़िया चाहिए अरहर का, और घी उसमें पूरा चाहिए, और बगल में चोखा हो, और एक या तो आलू का सूखा सब्जी हो या परवल का सूखा सब्जी हो। बस इतना हो गया तो मेरा भोज हो गया। तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी आप। जो अच्छा लगता है वो बता रहा हूं आपको मैं। तो आपको कौन देखकर मानेगा कि कहां 400 450 रुपए लेकर आप निकले थे, $18 बिलियन की कंपनी चलाते हैं,
तो कुछ तो ऐसी आदतें हुई होंगी, बड़ी गाड़ी, बड़ा कुछ तो शौक ऐसे हुए होंगे जो लोग कहते हैं अमीरों के शौक होते हैं। मैं युवाओं को यही बोलता हूं कि सपने देखना किसी के बाप की वो नहीं है। आप भी सपने देख सकते हो, सपने देखना। पर सपने सबके तो पूरे नहीं होते। क्या फर्क पड़ता है? शाहरुख खान बनने के लिए हर आदमी बॉम्बे पहुंचता है, ये पहुंचता है, चाय की चुस्की मारता है, बोलता है कल बन जाऊंगा। तो सपने देखना जरूरी है। सपने देखना जरूरी। और सपनों को साकार कैसे करना, उसका कोई फॉर्मूला? वो तो अपने शास्त्रों में लिखा है, कर्म करते चलो, फल छोड़ दो। वो होगा ही। कभी अपने मन को खराब मत करो, आगे बढ़ते चलो। या पक्का समझो कि हिंदुस्तान जो आज है वो आगे बढ़ रहा है। एक नजारा भी होता है, एक हवा भी चलती है, एक हवा चली है। आप देखिए पूरे जहां भी आप जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएं। मैं अभी कितने दिन पहले, 10 दिन पहले एक लेडी से मिला, सिंपल सी लेडी थी। वो आके मेरे को इंट्रोड्यूस की कि मैं नीना हूं। वेरी नाइस। भाई कहाँ हो? बोले मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करती थी, फिर मैं लीवर ब्रदर्स में काम की। मतलब अभी कहाँ काम करती हो? तो बोले मैं शैनाल में काम करती हूँ। तो मैं शैनाल में कहाँ काम करती हो? तो बोलती हूँ मैं सीईओ हूँ शैनाल की। अभी मैं 4 दिन पहले पेरिस गया था और शैनाल का जो शोरूम में देख के आया, पूरा चेंज था। एक केरलाइट औरत, एचआर की लेडी, उसने 400 आदमी फायर कर दी। आप फ्रांस का एक आदमी फायर नहीं कर सकते। मेरे को मालूम नहीं 400 थे कितने थे। उसने चेंज लाया जो हिंदुस्तानियों का नाम हुआ है। हमारे बांगा साहब हैं, हिचकते नहीं है बोलने में कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं जब तक ग्रेजुएट हुआ तब तक मैं फॉरेन के किसी स्कूल में नहीं गया था। ये हिंदुस्तानियों की पोजीशन हुई है। हमारे देश में एक डिबेट इस पर भी चली थी कि इंडिया या भारत। तो जब G20 के दौरान प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का जो इनवाइट आया गवर्नमेंट ऑफ भारत, तो उस पर भी एक डिबेट छिड़ गई। आप क्या मानते हैं इस डिबेट के बारे में? ये चलता ही आ रहा है कि भारत भी वही है, इंडिया भी वही है। विलायती लोग आए तो इंडिया बोला, हम हिंदुस्तान वहां पटना जाते हैं तो हम देखते हैं हार्डिंग रोड है, फ्रेजर रोड है। अरे सारे लोग लाद में लगे हुए हैं, फ्रेजर रोड क्यों नाम रखा है? इसका नाम महात्मा गांधी राम रोड रख दो। अरे तुम काम करो यार, फ्रेजर रोड ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? जस्ट सेइंग, ये नाम जो है, नाम के पीछे अपने व्हाट्स इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा था। व्हाट्स इन द नेम। अपने बच्चों को आगे करो, खुद आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अपना नाम रोशन करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश में पैदावार अच्छी करो। पैदावार हमने अच्छी की है, हमारे किसान आगे बढ़ें, हमारे मजदूर आगे बढ़ें। हम जो चार बातें जो कल प्रधानमंत्री जी ने बोली कि हमारी 4 ही कास्ट हैं, मेरे को पूरा याद नहीं है। पुअर है, फार्मर है, यूथ है, विमेन है। विमेन है। और विमेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन विमेन आगे आ जाएंगी ना, आप जैसे लोग, तो हिंदुस्तान हिल जाएगा। सर, अब आप मुझे कह रहे हैं तो मैं तो वुमेन पावर के लिए, वोट फॉर वुमेन पावर हमेशा कहती आई हूं। लेकिन दिल से अगर कोई कहे और इसकी कोशिश करे तो हाँ, अनटैप्ड एनर्जी है 50% आबादी की, वो बिल्कुल तराश कर सामने आनी चाहिए। और इस देश को उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और मेहनत हो भी रही है। मेहनत भी नहीं चाहिए, माइंडसेट चाहिए। भाई को, फादर को, मदर को शादी करनी है, करनी है। दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। वो ह्यूमन नेचर है, उसका माइंड है, उसका माइंड लो। शादी तो होनी है, बट वो बाय प्रोडक्ट है। आप लड़की को पीछे भेज देते हैं, अरे वो लड़कियों को आगे लेके आओ, कुछ कर गुजरने दो, कुछ। और वो हमारी लड़कियां इतनी सहनशील हैं कि भाई को देखती हैं, बाप को देखती हैं, माँ को देखती हैं, उनके नजरें देखती हैं, उसी हिसाब से वो हो जाती हैं। सही कह रहे हैं आप। तो अनिल अग्रवाल जी, कभी आप मायूस होते हैं? जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, आजकल डेट की प्रॉब्लम, तो आप मायूस होते हैं? हाउ डू यू फेस इट? नहीं, डेट वेट की तो कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम रही नहीं। देखिए, मैं हरदम ये चीज मानता हूं, जो कि आपको खराब लगेगा या अच्छा लगेगा, सत्य और अहिंसा, उसमें सारी दुनिया आ जाती है। मैं दिमाग में हरदम रहता हूं, सत्य और अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी की बुरा भी सोचना, वो भी अहिंसा है। और सत्य कुछ भी होगा, अगर सत्य आपने बोला है
तो कभी भी किसी रात में 2 बजे भी उठाएंगे तो वो भी बात आ जाएगी। इसको हम कॉन्शियस रख के मैं चलता हूं और काम वो ही करता हूं कि मेरे लिए नहीं, अगर सोसाइटी के लिए कोई चीज फायदा नहीं हो रही है तो वो काम मैं नहीं करूंगा। तो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स माता पिता की कृपा है, एक स्वभाव भी है। तो वो बात है कि जो अगर कोई तकलीफ है तो वो कमरे में बंद करके मंथन कर लिया, कभी सोच लिया। और गाने के भी आप बहुत शौकीन हैं। आज क्या गाकर सुनाना चाहेंगे दर्शकों? आज तो आपने बोला नहीं था, लेकिन अच्छा बिहार के बारे में बोल रहे हैं, मैं सारे देश को बोल रहा हूं कि बिहार की तरफ ध्यान दो। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपकी। अब ध्यान दो, उसमें वो एक गाना चल सकता है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू अनिल अग्रवाल जी। मजा आया आपसे बात कर। उम्मीद करती हूँ दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, क्योंकि जिंदगी के चैलेंजेस और कंपनी के चैलेंजेस चलते रहेंगे। हम आप रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू।